guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 4 of class 10th Marketing and Sales Careers in Selling. इसको मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर वाला पार्ट आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए. चलो, आज हम जो शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक को, वो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोस में अपने चैलेंजेस के बारे में जो हमारे सेलिंग करियर में आते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिसको सेल्समैन को फेस करना पड़ता है बेसिकली इस सेलिंग की दुनिया में आके. तो दो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, उसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हो. और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग शुरू करेंगे अपने थर्ड पॉइंट से, नीड टू विन मोर बिजनेस प्रपोजल्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. यार देखो, जो आजकल का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है जहाँ पे यार मतलब इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुके हैं, तो वहीं पर ही सेल्स पर्सोनल जो सेल्स का काम करते हैं उन लोगों को ये जो अपने टारगेट्स हैं, लाइक जैसे कि उन लोगों के जो सेल्समैन होते हैं उनके कुछ डेली टारगेट्स होते हैं, कुछ वीकली टारगेट्स होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ एनुअल होते हैं जो कि उनको अचीव करने होते हैं सो दैट वो अपनी जॉब्स को रिटेन कर पाए. बट अगर जैसे कई बार होता है कि सेल्समैन अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं, वो अपना उसको जॉब को छोड़ना पड़ जाता है. और अगर वो अपने जो टारगेट्स है उसको अगर अच्छी तरीके से पूरा करते हैं तो उनके करियर के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था. और जो हमारे जैसे कि मान लो कि मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी को मेरे लिए जो मेरे सेल्समैन हैं उन सेल्समैन को मेरे लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा राइवल कंपनी से. अगर राइवल कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस करी है एक महीने में तो मुझे कम से कम भले मैं 101 करोड़ करूं पर उससे ज़्यादा का करना है. ठीक है, ये चीज़ हो गई है. और अब यार देखो, किसी भी सेल्समैन को अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के ऑर्डर चाहिए. क्या कस्टमर क्या होता है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ रही हैं जिसने सेलिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, एंड कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि ऐसा कस्टमर को कन्विंस करने में आपको हेल्प कर सकती हैं. ये सब तो डिफ़िकल्टी सेल्स पर्सनल के आगे होती ही होती है, बल्कि ये ज़्यादा होती है कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को बनाएं और फिर कैसे उनको रिटेन भी करना है, उनको रिपीट कस्टमर कैसे बनाना है सो दैट हमारी जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का बिजनेस कर सके, जिससे हम कंपनी में. अब देखो यार, कोई भी जो कंपनी होती है जब वो ज़्यादा पैसे का बिजनेस करती है, जब वो ग्रो हो रही होती है तभी वो मार्केट में टिकती है. अदरवाइज कोई और दूसरा ऑप्शन होता नहीं है कि आप मार्केट में तब भी टिक सकते हो जब आप एक लॉस मेकिंग कंपनीज हो, तो ऐसा नहीं हो सकता. अब फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, हमारा है हैंडलिंग लॉन्गर डिसीजन टेकिंग टाइम. अब देखो यार, कई बार तो बायर्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते प्रोडक्ट को खरीदने में. अब वो तो चलो, वो तो अलग ही किस्सा है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हम प्रोडक्ट लेंगे तो, बट वो जो पेमेंट है उसमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, या फिर कई बार मतलब बताते हैं कि भाई लेंगे कि नहीं लेंगे. तो इस सब की वजह से हो जाता क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये बाइंग डिसीजन जो इतना लंबा चलता जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं लीड पाइपलाइन. लीड पाइपलाइन क्या है बेसिकली, जहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो होते हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाते हैं बाइंग डिसीजन बनाने में कि भाई एक्चुअली में हमें वो प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, हम आपको अब बताएंगे, हम आपको अब बताएंगे. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स भी आती रहती है. जैसे कि आपने हो सकता है किसी को सामान दे दिया हो पर उसने पैसे ना दिए हो, तो जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम है फर्म के टुवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाता है. लोग काफ़ी सारा टाइम लगा देते हैं खरीदने में चीज़ों को, फिर उनके पैसे देने में. तो सेल्समैन को ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि भाई अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोग हमारे प्रोडक्ट्स को क्यों जल्दी से नहीं ले रहे हैं. अब जैसे मान लो कि कोई चीज़ है बहुत ही अच्छी, जैसे आईफोन है. आईफोन जब मार्केट में आता है तुरंत तुरंत वो नया भी मॉडल आया होता है तो भी काफ़ी सारी जगह पे जहाँ पे वो मिलता होता है वो वहाँ पर भी नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि लोग एकदम टूट कर पड़ते हैं उसको लेने के लिए. तो हमारे प्रोडक्ट को लोग इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे, लोग पागलों की तरह हमारे प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीद रहे. और उसके बाद कैसे हम क्रिएटिव सोल्यूशन बना सकते हैं अपनी इस फ्लो को, लीड पाइपलाइन फ्लो को एक्सेलरेट करने के लिए, ताकि लोग जल्दी से डिसीजन लें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का एंड जल्दी से पेमेंट भी कर दें. जब जो सेल्स मैनेजर होता है,
जब वो एक स्ट्रैटेजी बना रहा होता है कि भाई किस तरीके से हमें मार्केट में सामान बेचना है, जब अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा होता है, तो उसको अलग अलग जो इश्यूज होते हैं उन पे एक्सटेंसिवली स्टडी करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। वो देखता है कि भाई कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको यूज करने वाले कस्टमर इस प्रोडक्ट को कितने पैसों में खरीद सकते हैं ऑन एन एवरेज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसी होगी, राइवल फर्म्स की भी, जो राइवल, हाँ जैसे कि अब मैं भी कोई सोप बना रही हूँ, दूसरा बंदा भी सोप बना रहा है, तो वो मेरी जो दूसरी सोप की कंपनी है वो मेरी कॉम्पिटिटर कह सकते हो, राइवल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो वो कैसा प्रोडक्ट बना रही है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, ये सब भी मुझे देखना पड़ेगा अगर मैं कोई सेल्स मैनेजर हो तो। और उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वीनियंट पेमेंट ऑफर्स लोगों को ऑफर करना पड़ेगा कि भाई देखो आप इस तरीके से हमको पेमेंट कर सकते हो, और आपको फ्रेश आइडियाज मार्केट में लाने हैं ताकि आप कस्टमर्स को एनकरेज कर सको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। बट अगर देखो अगर वही चीज़ ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है, आप भी वही सेम टू सेम चीज़ लेकर आओगे, तो लोगों को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि भाई आई थी कंपनी है चलो चाहे चली गई, ज़्यादा फर्क नहीं। बट अगर आप अपना सेम प्रोडक्ट कोई अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर उसमें कुछ हल्का सा भी अलग कर दो ना, तो वो चीज़ अलग ही होने लगती है फिर। ऑल दिस रिसर्च वर्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन पावर एंड मनी। एंड ये जो रिसर्च वर्क होता है जहाँ पे हम कस्टमर का बाइंग बिहेवियर देखते हैं, उनकी परचेजिंग पावर देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, जो कि अनदर एरिया ऑफ कंसर्न बन जाता है सेल्स मैनेजर के लिए। अब देखो यार छठे पे आ जाते हैं, ये हमारा कह रहा है टू विन कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी को अगर आपने विन कर लिया ना, तो मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है लाइफ में कि भाई जिसको एक सामान की सिर्फ एक बार जरूरत पड़े। कई बार हमें चीज़ों की बार बार जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, वो कितनी भी रेयर चीज़ क्यों ना हो, पड़ सकती है। बट अगर आपने उस कस्टमर को लॉयल बनाया है, तो वो लाइफ में उसे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वो दोबारा से आपके पास ही आएगा। आपका जो ऑर्डर होता है, जो सेलिंग का प्रोसेस होता है, वो सिर्फ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर के आने पर खत्म नहीं हो जाता है कि भाई ऑर्डर की रिसिप्ट बंदे ने ले ली, कस्टमर चला गया, चलो बात खत्म। एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या होता है, अपने कस्टमर के लिए केयर शो करता है कि भाई हमें आपकी फिक्र है, और उससे एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है, ताकि फ्यूचर में भी अगर उसको कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ही यूज़ करे। यही होती है कस्टमर की लॉयल्टी को विन करना। ही हैज़ टू फॉलो अप एंड इंश्योर दैट एवरीथिंग वेल वेंट वेल। अब जो अच्छा सेल्समैन होता है वो क्या करेगा, वो कस्टमर के साथ फॉलो अप करेगा। आपने एक बार अपने प्रोडक्ट को बेच दिया, आप उसको फ़ोन करके पूछोगे सर आपको सर्विसेज कैसी लगी, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, जो प्रोडक्ट है वो टाइम पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, द कस्टमर डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन इंस्टॉलेशन। अब जैसे मान लो आपने कोई फ्रिज दिया, आपने कोई वॉशिंग मशीन बेचा या आपने कुछ भी करा, तो उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर से हो गया कि नहीं, अब उसको वारंटी से सेटिस्फैक्शन है कि नहीं। अगर ज़्यादातर तो आजकल 1 साल की या 2 साल की ज़्यादा ज़्यादा वारंटी मिलती है, तो आपको जो सेल्स पर्सन होता है वो उससे ये भी पूछेगा कि आपको वारंटी से सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, आफ्टर सेल सर्विसेज आपको चाहिए या नहीं, आप उससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो। उसको ये भी देखना होता है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, उसकी कंप्लेंट्स को प्रॉम्प्टली हैंडल किया गया कि नहीं किया गया। दिस में इंक्रीज द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड चांसेस ऑफ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम द सेम कस्टमर। और अगर ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, ये अगर आप किसी कस्टमर को देते हो तो आपके फर्म पे उसके आने के दोबारा चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन फॉर द प्रोडक्ट एंड द फर्म मे ऑल्सो सपोर्ट इन इंक्रीजिंग बिजनेस। अब अगर एक प्रोडक्ट उसको बंदे को अच्छा लगा जो आपका कस्टमर है, तो वो दूसरे को भी बताएगा, ठीक है। तो बताने की जो बात होती है ना, कि हम किसी को बता रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मेरे छोटे भाई बहन मुझसे पूछेंगे दीदी हमें ये सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, तो अगर मैंने कहीं से वो पहले यूज़ कर रखा है, मुझे पता है भाई वो बहुत अच्छा सामान मिलता है और उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में हर जगह वही सजेस्ट करूंगी, वो लोग भी मेरा बिजनेस बढ़ाएंगे। द कंपनीज प्रेफर दो सेल्समैन हु हैव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स। और जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे सेल्समैन को प्रेफर करती हैं जिनकी जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हो, कि वो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। बिकॉज गेटिंग न्यू कस्टमर्स cost the firms 5 times more than the cost involved in retaining existing customer। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, कि जो अगर आप नए कस्टमर्स को ले रहे हो, तो ये कंपनी को 5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करवाती है कंपनी से, क्योंकि हम उसके लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आपको उसके संग क्या करना है, सिर्फ अच्छे से व्यवहार करने हैं और वो रिटेन हो जाएंगे। बट अगर आपके जो न्यू कस्टमर है उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। टू डेवलप गुड कस्टमर रिलेशनशिप इज अनदर बिग चैलेंज बिफोर सेल्समैन। और एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बनाना भी जो सेल्समैन के लिए है वो बहुत ही बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे बन जाता है।
अब आ जाते हैं 7th पे, इंटरनेट रेवोल्यूशन। अब इंटरनेट रेवोल्यूशन के बारे में तो यार देखो हम सबको पता है क्या चल रहा है, बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं। अभी जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया है या जो मैनेजमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कंज्यूमर की कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं कि वो ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनको अदर प्रोडक्ट से कंपेयर भी करके दे सकते हैं कि भाई मार्केट में एक ये लैपटॉप है, एक ये लैपटॉप है, एक ये लैपटॉप है, 3-4 ब्रांड्स के लैपटॉप देख लिए, सारे फीचर्स देख लिए, इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर लिया एंड उसके बाद आपने ऑनलाइन विद इन मिनट्स आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब क्योंकि यार जो ट्रेडिशनल सेलिंग है वो वेब मार्केटिंग का रोल पूरा प्लेस कर रही है, उसको रिप्लेस कर चुकी है वेब मार्केटिंग ट्रेडिशनल सेलिंग को। तो जो आजकल के जो सेल्समैन बन रहे हैं उनके अंदर एक नए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज होने चाहिए, उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वेब मार्केटिंग की कि किस तरीके से उनको इस ट्रांजिशन में समझना है, और आना भी है उनको भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो आज के जो सेल्समैन आ रहे हैं उनके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन करनी आनी चाहिए। अट्रैक्टिव वेबसाइट क्या होती है, लाइक जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका इन सब की वेबसाइट्स पे जाते हो, तो एक अट्रैक्टिव वेबसाइट कैसे बनती है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ऊपर दिखाई जाती हैं, सबसे आगे दिखाई जाती हैं, अच्छे अच्छे ऑफर जो चल रहे होते हैं वो सब आगे आते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव बन जाती है एंड कंपनी के बारे में आप सोशल मीडिया सोर्सेज के थ्रू ज़्यादा कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन फैला पाओ। अब ये बताया जा रहा है कि जो वेब मार्केटर होता है, अगर वो किसी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। सबसे पहला ईमेल न्यूज़लेटर्स, ईमेल पे आपने देखा होगा कई सारे ईमेल्स आपको आते रहते हैं कि भाई ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर निकला है, ये नया ऑफर निकला है, ये अमेजोन पे सेल चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। तो जो लोग, जहाँ भी आप लोग कहीं भी किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वो लोग आपसे सबसे पहले आपका मेल मांगते हैं। मेल क्या होता है, वो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, फिर आपके साथ आपको ईमेल पर ही चीज़ें भेजते हैं, ताकि क्योंकि लोग आजकल हर समय ऑनलाइन रहते हैं, वो ईमेल्स का ज़माना, वैसे अब उतना ईमेल नहीं चलता है, अब लोग व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक ये सब ज़्यादा चलाते हैं। बट एक टाइम ऐसा था जब ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, अभी भी चल रही है बट अभी थोड़ा सा इसमें कम हो चुका है ये चीज़ें, जब यहाँ पे हमें ईमेल पर ही पता चल जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वेबसाइट कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, व्लॉग डाल सकते हो, अपनी चीज़ों के वेबिनार्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो सेल्स पीपल होते हैं आज के टाइम में उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि उनको टेक्नोलॉजी की पूरी टू वे कम्युनिकेशन करने की नॉलेज हो, ताकि वो अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से बात कर पाएँ एंड उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। अब आ जाते हैं 8th पॉइंट पे, टू ब्रिंग द कस्टमर्स वॉइस बैक इनटू द कंपनी। अब यार देखो जो सेल्स पीपल होते हैं वो कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर उनको फीडबैक देता है, तो जो कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में, सर्विसेज के बारे में अगर कोई भी फीडबैक दिया है तो सेल्स पीपल को वो कंपनी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो कंपनी है, जो मार्केटर्स है, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज कर पाए। 9th पे आ जाते हैं, ट्रेनिंग फॉर सेल्स फोर्स। देखो यार, अगर कोई भी सेल्स मैनेजर ये चाहता है कि जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो, उसके जो सेल्स टारगेट्स हैं वो अचीव हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक अच्छी टीम्स होनी चाहिए, एक सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए। अगर भी कभी भी स्टाफ मेंबर की शॉर्टेज पड़ जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे सेल्स टारगेट्स हैं, जो हमारे सेल्स गोल्स हैं, वो अचीव ना हो पाए। तो जो मैनेजर होता है उसको पहले से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर पाए, उनको अपना टाइम दे, उन पे इन्वेस्टमेंट करे ट्रेनिंग पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो सेलिंग करने का जो स्किल्स है ये उनके अंदर भी आ जाए। 10th पे आते हैं एथिकल इश्यूज़। और एथिकल इश्यूज़ यार देखो, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप में एथिक्स ही नहीं है ना, तो आप जीवन में सेलिंग तो क्या कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो यार देखो, जो एथिकल इश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसा, मतलब सेलिंग की प्रोफेशन को काफ़ी लंबे समय से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जो सेल्स पीपल होते हैं उनके अंदर कोई एथिक्स नहीं होते। वो कहीं भी मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी बोलते जाते हैं, कुछ भी करते जाते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि एथिकल इश्यूज़ सेलिंग के प्रोफेशन में आती हैं। एथिक्स होता क्या है, बेसिकली यार बिलीफ सिस्टम है, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप क्या चीज़ बोल रहे हो, क्या चीज़ नहीं बोल रहे हो, आपको क्या चीज़ किसके सामने बोलनी है। लोग कहीं भी कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। मैंने मतलब ऐसे लोगों को लाइफ में पर्सनली देखा है जो सेल्स करते हैं, सेल्समैन कुछ भी बोल देते हैं यार, किसी के भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, मतलब कुछ भी उल्टी पुल्टी बात, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सेल्समैन बनते हो या फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यार देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो आपके लिए आपके एथिक्स होने चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो बाकी सारा अच्छा खुद ही हो जाएगा।
तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। कोई भी कॉमेंट हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी पूछना हो तो डू कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।